वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फार्मा। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल नोट देखेंगे अबाउट रिमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि ये डिजीज़ हमें किस तरीके से होती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है एंड इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑटो इम्यून मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्स या टिश्यू को अटैक करना स्टार्ट करता है, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं ये डिजीज़ होने के। तो पहला फैक्टर ये है, या तो वो जेनेटिकली इनहेरिटेड हो। दूसरा फैक्टर ये है कि कोई इन्वायरमेंटली फैक्टर या कुछ इन्फेक्शन के थ्रू आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ हो, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी सेल्स को और टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, उनके साथ फाइट करना स्टार्ट कर दे। थर्ड रीज़न ये है कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको ये आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो भी कॉजेज़ वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक जेनेटिकली इनहेरिटेड हो अगर वो डिजीज़, या कोई भी इन्फेक्शन या इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू अगर हुआ हो, तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, वो प्रोवोक होता है, जिसकी वजह से क्या करता है वो WBC का सिक्रीशन बढ़ा देता है। WBC का सिक्रीशन जैसे ही बढ़ता है तो T सेल्स और B लिम्फोसाइट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जैसे ही बी सेल्स और टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो बहुत सारे साइटोकाइनिन्स का जो लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। साइटोकाइनिन्स पे भी ट्रिगर होता है और वो जो जितने भी साइटोकाइनिन्स है अलग अलग तरीके से वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल TNF अल्फा। अब TNF अल्फा क्या है? ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर। दूसरा IL-1 एंड IL-6। ये तीनों साइटोकाइनिन्स का जो लेवल है उसका सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे भी ये रिलीज होगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे साइटोकाइनिन्स अगर साइनोवियम के कांटेक्ट में आएंगे तो उसकी वजह से जो हमारा FLS है, फिब्रोब्लास्ट लाइक साइनोवोसाइट्स, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर देगा और उसका एक्टिवेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो वो रैंकल एक्टिविटी को भी प्रमोट करेगा, साथ ही साथ वो एंजाइम प्रोटीएज को भी प्रमोट करेगा। अगर वो एंजाइम प्रोटीएज को प्रमोट करता है तो कार्टिलेज प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो रैंकल एक्टिविटी को प्रमोट करेगा तो रैंकल एक्टिविटी को प्रमोट करने की वजह से जो बोन रीअब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और उसकी वजह से बोन इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब हमारे बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और प्लाज्मा सेल्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो उनका काम होता है कि एंटीबॉडीज बनाना। तो वो एंटीबॉडीज लाइक ACPD एंटीबॉडीज बनाते हैं और RF टाइप की एंटीबॉडी बनाते हैं। अब ACPD क्या है? ACPD है एंटी सिट्रिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी और RF है रिमेटॉइड फैक्टर एंटीबॉडी। ये दो एंटीबॉडी जो है वो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं मैक्रोफेज के एक्टिवेशन के थ्रू, जिसकी वजह से जॉइंट्स वगैरह में इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। अब अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की तो पहला ये देखा जाता है कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरलेजिया होता है साइनोवियल सेल्स में। देन जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होगा, पेन होता है। फिर बाद में जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसके शेप वगैरह चेंज हो जाते हैं, या जॉइंट्स अपनी जगह से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, उनके शेप वगैरह चेंज हो जाते हैं। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हम देखते हैं आर्थराइटिस कोई भी पेशेंट के अंदर। अब अगर हम बात करें डायग्नोसिस पर्पस की तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि इस पेशेंट को आर्थराइटिस, हम किस तरीके से डायग्नोसिस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं रिमेटॉइड फैक्टर। जो हमारा RF एंटीबॉडी है वो ब्लड टेस्ट के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि जो भी हमने एंटीबॉडी कलेक्ट की है जॉइंट्स के थ्रू से वो RF एंटीबॉडी, ये हमें ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। दूसरा है ESR टेस्ट। अब ESR क्या होता है? ESR होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो कोई भी आर्थराइटिस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट काफ़ी हाई होता है। थर्ड है हमारा C रिएक्टिव प्रोटीन। C रिएक्टिव प्रोटीन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन है। अब अगर हम बात करें एंटी-CCP एंटीबॉडी टेस्ट की तो ये टेस्ट कराने से हमें आर्थराइटिस का पता लग जाता है उसके सिम्टम्स आने से पहले ही। इसका पता हमें कैसे लगता है कि एंटी-CCP एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर ACPA एंटीबॉडी प्रेजेंस होती है। जो ACPA एंटीबॉडी जो होती है वो हमें ये पता लगा देती है कि हमें आर्थराइटिस की शिकायत है, और इसका पता हमें उसके सिम्टम्स आने के 1 साल पहले ही लग जाता है। अब हम बात करेंगे इमेजिंग टेक्निक्स की। तो इमेजिंग टेक्निक में पहला हमारा आता है एक्सरे। तो एक्सरे के थ्रू हमें क्या पता लगता है? एक्सरे के थ्रू हमारे बोन का डिस्ट्रक्शन या तो बोन इरोजन हुआ हो, ये हम एक्सरे के थ्रू पता लगा सकते हैं। दूसरा है डेक्सा स्कार। डेक्सा स्कार क्या है? ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टिमेट्री। ये जो हमें हमारे बोन का लॉस हो रहा है ये हम डेक्सा स्कार के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में 2 टेक्निक है। पहला है
पावर डॉपल अल्ट्रासोनोग्राफी, दूसरा है क्वांटिटेटिव अल्ट्रासाउंड। ये जो दो टेक्निक है ये हमारे इन्फ्लामेशन को मॉनिटरिंग करती है और साथ ही साथ हमारे बोन फिंगर में जो बोन लॉस हो रहा है उसको डिटेक्ट करती है। फोर्थ है हमारा एमआरआई। तो एमआरआई के थ्रू हम लोग बोन इरोजन डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की। तो हम कॉम्प्लिकेशन की जब बात करें तो उसमें पहला है फेरिपेरल न्यूरोपैथी। इसके अंदर क्या होता है, हमारे हाथ और फीट के नर्व्स अफेक्ट होते हैं। दूसरा है मसल प्रॉब्लम। तीसरा है अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। फोर्थ है हमारा स्क्लेरिटिस और एपिस्क्लेरिटिस, जिसके अंदर आई के ना इन्फ्लामेशन होता है। देन है स्किन प्रॉब्लम, फिर लंग डिजीज एंड किडनी डैमेज। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है। अब हम देखेंगे कि इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे हम। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास NSAIDs एंड COX-2 इनिबिटर, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन या तो कॉक्सिब्स। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डिमार्ड्स। डिमार्ड्स क्या होता है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटीरिमोटिक ड्रग, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है और साथ ही साथ जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको भी सप्रेस करती है। इसका एग्जाम्पल है मिथॉक्सीट्रेट और सल्फासेलेजिन। थर्ड ऑप्शन है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकोइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या है, ये एक फॉस्फोलाइपेज A2 इनिबिटर है। फॉस्फोलाइपेज A2 इनिबिटर लिपो ऑक्सीग्रेस को ब्लॉक करते हैं, उसके पाथवे को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो इंटरल्यूक्यून साइटोकाइनिन्स है, इंटरल्यूक्यून्स 1 एंड 6, उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं हो पाता है। देन फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर TNF एक्टिवेट हो रहा है तो TNF को ब्लॉक करने के लिए हम TNF रिसेप्टर ब्लॉकर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसका है एंटारिसेप्ट और इन्फ्लिक्सामेब, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर अगर दूसरे साइटोकाइनेस एक्टिवेट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल IL-1 इंटरल्यूकिन 1 एक्टिवेट हो रहा है तो उसको ब्लॉक करेंगे। इंटरल्यूकिन 6 एक्टिवेट हो रहा है तो उसको ब्लॉक करेंगे। फिर T सेल जब एक्टिवेट हो रहा है तो उसको सप्रेस करेंगे, उसका एग्जाम्पल है एबाटासेप्ट। फिर बेटा सेल सप्रेसर यूज करेंगे, उसका एग्जाम्पल है रिटाक्सिमेब। तो ये सारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है, जो भी साइटोकाइन्स एक्टिवेट हो रहे हैं या WBC के थ्रू T सेल्स और बीटा सेल्स एक्टिवेट हो रहा है तो उसको सप्रेसर ब्लॉक करने में यूज हुआ था। तो ये सब था पूरा हमारे रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। इसमें हमने उसके कॉजेज देखे, पैथोफिजियोलॉजी देखी, साइन एंड सिम्टम देखे और ट्रीटमेंट देखा।